क्या होगा, केंद्र होगा। अब मूल नहीं कहलाएगा ना, लेकिन इसके अंदर जो कारक ग्रह है उसमें भी बाधा आ रही है, फिर भी अड़चने आ रही हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, समस्त योगों को पूर्ण करिए और आशा करूंगा कि आप प्रत्येक चीज़ को बारीकी से सीख रहे हैं। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा निरंतर पूर्ण भाव से लिए जा रहा हूँ। आज हम ज्योतिष की कक्षा 17 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो पिछली कक्षा में कुंडली के जो भाव होते हैं, उन भाव के अनुसार हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, उन भावों के अंदर हमारे अंग को किस प्रकार देखा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करूंगा कि प्रत्येक चीज़ क्रम से और बारीकी से आप समझ रहे हैं और प्रत्येक चीज़ को सीढ़ी दर सीढ़ी सीखते हुए चल रहे हैं। आज हम एक मुख्य चर्चा जिसमें कुंडली के योग कारक, कारक, मारक और बाधक ग्रहों की गणना के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा संयोगकारी है, ग्रहणों लिख दिया है। ग्रहों की गणना के बारे में बात करेंगे। कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, कारक ग्रह कौन से होते हैं, मारक ग्रह और बाधक ग्रह कौन से होते हैं। ये कुंडली के भावों के अनुसार जाना जाता है। इन ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि योग कारक ग्रह बड़े शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, जो मनुष्य को अनेक प्रकार के शुभ कार्य को कराने में इच्छुक होते हैं और मनुष्य के अनेक कामों को बनवा देते हैं। तो आपने पहले भी अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है इसके बारे में, अगर उस नॉलेज को लेकर के ये वीडियो देख रहे हैं तो एक प्रबल नॉलेज और आपको मिलेगी, जिसमें बाधक ग्रहों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। योग कारक, कारक और मारक ग्रह तो बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं, बहुत से शिक्षक पढ़ा देते हैं, लेकिन बाधक ग्रहों की पूर्ण गणना कोई नहीं कराता। आज मैं आपको बाधक ग्रह के बारे में बताऊंगा, योग कारक, कारक, मारक सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको ज्योतिष का बादशाह बना करके रहूंगा और प्रत्येक चीज़ को पूर्ण भाव से आप सीखोगे, ऐसी मेरी आशा है और इसी चीज़ को आप सीखते हुए चलिएगा। तो चलिए, आप कॉपी और पेन निकाल करके आप शुरू हो जाइए आज की कक्षा के लिए। तो चलिए, श्री गणेशाय नमः बोल करके गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम 4 प्रकार की चीज़ों के बारे में सीखेंगे। निश्चिंत हो जाइए, जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपको पूर्ण भाव से सिखाऊंगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि जिस प्रकार क्रम से मैं आपकी वीडियोस ले रहा हूँ, क्रम से मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ, तो आपको क्रम से सीखते हुए चलना है। प्रत्येक वीडियो को क्रम से ही देखना है, स्किप नहीं करना, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना, प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखते हुए चलना है। अगर क्रम से देखोगे तो चीज़ों के बारे में जानोगे, परखोगे और प्रत्येक चीज़ के कार्य को पूर्ण करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देख के भी समझाता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको उदाहरण भी मैं देता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण या फिर कुंडली की विवेचना आप कैसे सीख सकते हो। जो कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, कुंडली का जो एनालाइज की जाती है जो कुंडली, वो किस प्रकार से आप सीख सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक चीज़ को, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बार बार ऐसे ही लिखिए कि इस घर का स्वामी कौन है, इस घर का में कौन सी राशि बैठी है, कौन सा भाव है। ये अगर बार बार आप रिटर्न वर्क में करोगे ना, लिखना सीखोगे, तो आपको ना इस चीज़ के प्रति उस चीज़ को कैप्चर करने की आदत हो जाएगी। फिर आप किसी भी कुंडली को देखोगे तो आपको एक स्पष्ट वही चीज़ दिखाई देगी। इससे आपकी नॉलेज और ग्रो होगी। तभी मैंने आपको बताया था। और आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक मेरे साथ हो तो प्रत्येक चीज़ों को पूर्ण तरह से सीखोगे। चलिए, कॉपी और पेन निकाल करके शुरू हो जाइए आज की कक्षा, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए जो हमारी कुंडली होती है। अब कुंडली में सबसे पहले मुख्य जो बात करेंगे वो हम योग कारक ग्रहों की करेंगे। किसकी करेंगे? योग कारक ग्रहों की। तो हेडिंग डाल लीजिए योग कारक, हेडिंग डालिए योग कारक ग्रह। कुंडली के अंदर हमारे योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, आज उसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले। और धीरे धीरे करके जो जो चीज़ें बताने वाली होंगी वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हुआ चलूँगा। जो मैं आपको समझाना उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी कुंडली आपके लिए अंकित कर देता हूँ, जिससे आपको सब चीज़ बारीकी से समझ में भी आ जाएंगी। चलिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी कुंडली, जैसे क्या है ना, उदाहरण से समझाऊंगा तो प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी।
चलिए, जैसे मैं यहाँ पर कुंडलियों के संख्या भी लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर किसी की भी एक की कुंडली बना दी है आपके सामने। एक एक चीज़ को बारीकी से ही समझना है, बारीकी से ही जानना है। अगर बारीकी से नहीं समझोगे तो चीज़ों का समझ में आपको नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किसी की लग्न कुंडली बना दी है। क्या बना दी है? लग्न कुंडली। सबसे मुख्य कुंडली होती है हमारी लग्न कुंडली, जिसमें हम सब कुछ सीखते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ एक किसी की लग्न कुंडली बना दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लग्न कुंडली में भाव तो नहीं बदलते, भाव वही सेम रहते हैं। बदलेंगी क्या? राशियाँ। जो ये नंबर लिखे हैं आपकी अंग्रेजी की संख्या में मैंने नंबर लिख दिए हैं, नहीं तो काफ़ी कुंडलियों में ऐसा होता है कि ये हिंदी में लिखे रहते हैं। जैसे 1 ऐसे लिखा होता है, 2 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है, 4 ऐसे होता है, 5 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है, 8 ऐसे होता है, 9 ऐसे होता है, 10 ऐसे होता है, 11 ऐसे होता है और 12 ऐसे होता है। इस प्रकार से संख्याएँ कई काफ़ी कुंडलियों में देखने को मिलती हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब बात करते हैं हम योग कारक ग्रहों की। बहुत ही सरल है इन्हें जानना, कोई कठिनाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात है, चीज़ों को समझने का योग है। अब योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, मेरी बात को समझना। सबसे पहले छोटी सी बात को समझना कि मैंने आपको मूल त्रिकोण के बारे में बताया था, आपको याद हो तो। मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण भावों के बारे में बताया था, मूल त्रिकोण स्थान के बारे में बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था? केंद्र स्थान। मूल त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। अब मूल त्रिकोण स्थान कौन सा होता है? पहला भाव, सातवां भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव हमारा मूल त्रिकोण स्थान कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से नवम पंचम भाव दूर होते हैं। इनमें जो संबंध होता है वो 9 और 5 का होता है, यानी ये भाव इससे 5 दूर है, ये भाव इससे 9 दूर है, 1 2 3 4 5, ये भाव इससे 5 दूर है, ये भाव इससे 9 दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 और 5 का संबंध शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवम 5 का जो अंतरांश है वो शुभ माना जाता है, यानी कि ये एक दूसरे से 9 और 5 दूर हैं, इसलिए इनको मूल त्रिकोण कहा जाता है। मूल त्रिकोण जो स्थान होते हैं वो अपने आप में बड़े ही शुभ माने जाते हैं, बड़े ही अच्छे माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा ये कि हमारी प्रक्रियाओं में देखा जाता है। तो मेरी बात को समझिएगा कि मूल त्रिकोण स्थान कौन कौन सा? पहला भाव और पांचवा भाव, पहला भाव और पांचवा भाव और नौवां भाव। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। और केंद्र कौन सा होता है? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये हमारा केंद्र होता है। यानी कि मूल त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान में जो ग्रह या राशि, बात को समझिएगा, जो राशि समझिए कि जो राशि मूल त्रिकोण स्थान में भी बैठी है और हमारे केंद्र में भी बैठी है, वो राशि हमारी क्या कहलाती है, या वो उस राशि का जो स्वामी है वो हमारा क्या कहलाता है? योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह, यानी कि जो राशि हमारी मूल त्रिकोण में भी हो और वही राशि जो राशि हमारी मूल त्रिकोण में है, उस राशि का जो स्वामी है वह स्वामी हमारे केंद्र में भी बैठा हो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ये 1 5 9 और ये बीच का हमारा केंद्र हो गया, इसमें और इसमें त्रिकोण होगा, बीच का हमारा क्या होगा? केंद्र होगा। अब मूल त्रिकोण में कौन सी राशि, मान के चलिए कि इस राशि को ले लीजिए, वृष राशि है। अब मूल त्रिकोण में हमारी वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी हमारा कौन है? शुक्र है, इतना आपको पता है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर वृष राशि का स्वामी शुक्र है, अगर वही शुक्र की कोई और राशि केंद्र में बैठ जाए, शुक्र की कितनी राशियां होती हैं? 2। बात को समझिएगा, अगर मूल त्रिकोण स्थान में कोई राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो
उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में भी बैठा हो तो वो हमारा योग कारक ग्रह कहलाता है। जैसे केंद्र में हमारा 7वीं राशि क्या हो जाएगी, तुला, और तुला राशि का स्वामी हमारा क्या होता है, शुक्र। तो हमारा जो शुक्र है इसमें वो हमारा योग कारक ग्रह कहलाएगा। इस बात को थोड़ी बिल्कुल शांति से समझिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको ये योग कारक ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ, अभी इसका थोड़ा सा बेसिक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एडवांस भी लेंगे, क्योंकि इन योग कारक ग्रह और मारक ग्रह और बाधक ग्रहों को निकालने के लिए वैसे तो गणित पद्धति अपनाई जाती है, गणित ज्योतिषी की क्रिया अपनाई जाती है, गुणा भाग गणित किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बिना गुणा भाग किए ये चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल शांति से और अवधारणा में समझ पाओगे इन चीज़ों को। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई ग्रह या कोई राशि का स्वामी मूल त्रिकोण और केंद्र दोनों स्थानों में बैठा है, वो हमारा योग कारक ग्रह कहलाता है। ये आपको समझने वाली बात है कि अगर मूल त्रिकोण में, ये इसको मान के चलो कि हमारा मूल त्रिकोण में क्या है, शुक्र, केंद्र में भी क्या है, शुक्र, तो हमारा शुक्र योग कारक ग्रह कहलाएगा। और योग कारक ग्रह अति शुभ माना जाता है, अति शुभ, अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये योग कारक जो ग्रह होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है, अच्छा काम कराने वाला होता है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने वाला होता है। इसको अति शुभ बोलते हैं जो योग कारक ग्रह होता है। तो आपने क्या जाना कि मूल त्रिकोण भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है या किसी राशि का स्वामी बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी हमारा किसमें, केंद्र में भी बैठा हो, तो वो राशि का स्वामी जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, योग कारक ग्रह कहलाएगा। अगर एक और चीज़ देखें ना, तो इस जो स्ट्रक्चर में, इस जो लग्न कुंडली में जो हमारा ये है ना, ये मूल त्रिकोण में भी आता है, केंद्र में भी आता है, तो हमारा जो शनि है ना वो भी हमारा योग कारक ग्रह कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि योग कारक ग्रह एक ही होता है, ऐसी बात को मत समझिएगा। योग कारक ग्रह एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छे कामों को बनाने वाले एक से ज़्यादा भी ग्रह होते हैं। अब हमें ये जान सकते हैं कि ये जो लग्न में बैठा हुआ ग्रह है वो हमारा क्या कहलाएगा, योग कारक ग्रह कहलाएगा, प्रत्येक जगहों पर स्थिर होता है। और लग्न, आपको पता है कि लग्नेश जो होता है वो प्रत्येक कार्य में शुभ माना जाता है, बस उसकी विवेचन पे निर्भर करता है। कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, उस पर निर्भरता रखी जाती है, उस पर देखा जाता है कि कैसा फल होकर के वो देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रह मूल त्रिकोण में भी बैठा है और केंद्र में भी बैठा है, वो हमारा योग कारक ग्रह कहलाएगा, वो अति शुभ होता है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। आशा करूंगा कि ये कुंडली के स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है तो इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। योग कारक ग्रह आपको समझा दिया मैंने। अब कभी ऐसा हो जाए, जैसे ये यहाँ पर अभी मैंने ग्रह डाले नहीं, आपको सत्य बता दूँ, मैंने अभी यहाँ राशियाँ डाली, अभी इनमें ग्रह अंकित नहीं किए मैंने। अगर ग्रहों को अंकित कर दूँ तो क्या देखा जाएगा कि इस राशि का स्वामी शुक्र है, अगर वो शुक्र केंद्र में जाके बैठ जाए वो भी हमारा मूल त्रिकोण कहलाएगा, नहीं, वो भी हमारा योग कारक ग्रह कहलाएगा। ये चीज़ें अभी थोड़ी समझने वाली हैं, अभी इन चीज़ों को छोड़ो, चलो जब हम धीरे धीरे करके एडवांस पे पहुंचेंगे तब इन चीज़ों को समझाएंगे। अभी राशियों से समझिए कि जो मूल त्रिकोण राशि का स्वामी अगर केंद्र में जाकर के बैठ जाए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, योग कारक ग्रह कहलाएगा। ये बात आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूँगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। योग कारक जानना कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। जो मूल त्रिकोण में बैठा है अगर वही केंद्र में बैठ जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा योग कारक ग्रह कहलाता है वो, और वो अति शुभ माना जाता है, कोई भी काम को बनाने के लिए अत्यंत शुभ होता है। चलिए अब आगे की चर्चा करेंगे। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूँ। अब आगे बात करेंगे हम कारक ग्रह की। अब हेडिंग डाल लीजिए, कारक ग्रह। चलिए अब कारक ग्रह की बात करेंगे। कारक ग्रह कौन कौन सा होता है। कारक ग्रह को जानना कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग कारक ग्रह क्या होता है कि मूल त्रिकोण और केंद्र में अगर
राशि का स्वामी दोनों में बैठ जाए तो हमारा योग कारक कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मूल त्रिकोण में, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं, उसमें योग लग गया, योग को केंद्र मान लो। अब इसमें योग हट गया तो इसमें से केंद्र हट जाएगा। यानी कि जो ग्रह मूल त्रिकोण में, यानी जो राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठा है वही हमारा क्या कहलाएगा, कारक ग्रह कहलाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल है, कारक ग्रह मतलब 1, 5 और 9 भावों में बैठा हो। इनको संख्या मत समझ लेना, एक को ये मत समझ लेना, ये चौथा भाव है, ये 1 का मतलब राशि है। ये मैंने यहाँ पर भाव लिख दिया, याद रखना, पिछली उसमें मैंने रोमन संख्या लिखी थी, वो भाव है, राशि नहीं है। राशियाँ तो ये हैं, भाव लिखें, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव मूल त्रिकोण कहलाता है। तो मूल त्रिकोण भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है तो कारक ग्रह कहलाएगा, वो भी शुभ माना जाता है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कारक ग्रहों के बारे में बताया था, जिसमें कुंडली के भावों से कारक ग्रह देखे जाते थे। कुंडली के भावों से क्या देखे जाते थे, कारक ग्रह देखे जाते थे। तो उन कारक ग्रहों का अपना बल है इन घरों पर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसका कारक ग्रह देखो तो सूर्य है, लेकिन इस राशि का स्वामी शनि है। बाई चांस मनी इसमें शुक्र आकर और बैठ जाए, और जो कारक ग्रह सूर्य जाकर के यहाँ बैठ जाए, मान के चलिए, तो इस सूर्य का भी इस पर बल रहेगा। शुक्र बैठा है, शुक्र की भी कुछ ना कुछ दशाएं इसमें देखने को मिलेंगी, और इसमें जो शनि है, शनि की भी दशा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, क्योंकि लग्नेश कौन है, शनि है। लग्नेश तो शनि ही कहलाएगा ना, लेकिन इसके अंदर जो कारक ग्रह है उसमें सूर्य की भी बल चलेगा, सूर्य का भी इसमें प्रभाव रहेगा। भाई मालिक वाली बात है कि अपनी प्लॉट बेच दी आधे दामों में, लेकिन उसका बल तो है। लेकिन जिसने खरीदी है, जैसे शनि ने खरीद ली, सूर्य की प्लॉट थी, सूर्य ने बेच दिया आधे दामों में, लेकिन शनि ने खरीद ली, तो सूर्य का भी बल है, शनि का भी बल है, और इसमें शुक्र भी बैठ जाए तो उसका भी बल इसमें रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब मूल त्रिकोण का मतलब क्या है। अब इसमें मूल त्रिकोण देखें कौन सा ग्रह है। सबसे पहले क्या देखेंगे, शनि। 10वें राशि कौन सी, पहले भाव में, पहला जो भाव है हमारा, पहला भाव, पहले भाव में 10वीं राशि है। इनको आगे लिख देता हूँ, चलो। पहले भाव में कौन सी राशि, 10वीं राशि है, तो इसका मूल कारक ग्रह क्या कहलाएगा, शनि। 5वें भाव में, आपको ऐसे लिख के समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे फिर। 5वें भाव में हमारी कौन सी राशि है, दूसरी राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। तो शुक्र हमारा कारक भी कहलाएगा, योग कारक भी कहलाएगा। और तीसरा हमारा 9वें भाव में, 9वें भाव में, जो 9वें भाव में कौन सी राशि है हमारी, कन्या। कन्या का स्वामी है बुध, तो हमारा बुध भी क्या कहलाएगा, हमारा कारक ग्रह कहलाएगा। इस कुंडली के अनुसार, इस कुंडली के अनुसार हमारा कारक ग्रह कौन कौन से हैं, शनि, शुक्र और बुध। ये मूल त्रिकोण में आते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कारक ग्रह कहेंगे। आशा करूँगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब जो कारक ग्रह पहले मैंने आपको बताया कि इनके बल हैं, उनके भी बल हैं। उनके बल के साथ साथ क्या देखा जाएगा कि जो ये शुक्र है, इसका स्वामी कौन है, शुक्र। तो संतान पक्ष का स्वामी कौन कहा जाएगा, शुक्र कहा जाएगा। पंचमेश क्या होगा, शुक्र होगा। पंचमेश क्या होगा, शुक्र होगा। अब इसका जो हमारा असल कारक देखा जाए इस भाव में, तो गुरु होता है, बृहस्पति होता है। उस बृहस्पति का भी बल होगा। अब बृहस्पति के बल के बाद क्या देखा जाएगा, वो बात को समझिएगा कि बृहस्पति का बल होगा। अब बृहस्पति के बल के साथ ये देखा जाएगा जो हमारा शुक्र है वो कितने अंश पर बैठा है, कारक जो है वो कितने अंश पर बैठा, वो विवेचन किया जाएगा। उस विवेचन के करने के बाद ही हम कुंडली का जो असल गणना का जो परिणाम निकालते हैं वो निकालेंगे। विवेचन करने के बाद ही वो पता चलेगा, बिना विवेचन के पता। लेकिन कारक ग्रह का ये जान सकते हैं कि पहले 5वें और 9वें घर में कोई भी राशि बैठे उसका स्वामी क्या कहलाता है, वो स्वामी कहलाता है हमारा कारक ग्रह। ये बात आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। चलिए अब ये नोट कर लीजिए, इस कुंडली के अनुसार कुंडली बना करके कारक ग्रह भी नोट कर लीजिए, जिससे फिर मैं आगे की विवेचन, आगे का जो चर्चा है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अगर नोट नहीं किया है तो मिटा करके, वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। दोबारा देखोगे तो वो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं।
आगे बात आती है हमारी किसकी, मारक ग्रह की। मारक ग्रह, अब ये सब जो ग्रह हैं ना, मारक कारक, जो भावों के अनुसार जो ग्रह बन रहे हैं, उनको एक कुंडली के विवेचन से समझा रहा हूँ, एक कुंडली के विश्लेषण से समझा रहा हूँ। मेरी बात को समझ लीजिएगा। एक कुंडली का जो विश्लेषण किया है हमने, उसी के अनुसार समझा रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप अपनी कुंडली से भी निकाल सकते हो, किसी दूसरे की कुंडली से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये उदाहरण में रख दिया मैंने। अब इस उदाहरणार्थ कुंडली से आप चीज़ों को जान पाओगे। फिर मैं आपको और थोड़ी और जो बारीकी से जानने वाली चीज़ें हैं उनको भी बताऊंगा। कारक, मारक और बाधक ग्रहों में कुछ और चीज़ें जानने वाली हैं, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बनी रहिए, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, तो निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। अब मारक ग्रह की बात करें कि मारक ग्रह कौन सा होता है, तो कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे कि दूसरा भाव, बात को समझिएगा, दूसरा भाव और प्लस कर देते हैं सातवां भाव, दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी हमारा क्या कहलाता है, मारक ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, मारक ग्रह। जैसे अब यहाँ पर देखिए, दूसरे भाव में कौन सी राशि है, 11वीं राशि है। दूसरे भाव में 11वीं राशि है, तो 11वीं राशि कौन सी होती है, कुंभ। 11वीं राशि कौन सी होती है, कुंभ। अब कुंभ राशि का स्वामी कौन होगा, शनि। कौन होगा, शनि। और सातवें भाव में कौन सी राशि है, सातवें भाव में हमारी कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी कौन होगा, हमारा चंद्र। कर्क राशि का स्वामी होगा हमारा चंद्र। तो हमारा शनि और चंद्र इस कुंडली के अनुसार, इस कुंडली के मारक ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, मारक ग्रह। और जो मारक ग्रह होते हैं, वो ग्रह जो होते हैं वो क्या प्रभाव दिखाते हैं मनुष्य के ऊपर, वो दिखाते हैं सबसे पहले मानसिक कष्ट देते हैं। वो मानसिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। ये क्या देते हैं, मानसिक कष्ट देंगे, शारीरिक पीड़ा देते हैं मारक ग्रह, और कष्ट देते हैं। अब ये पूरी तरह से कष्टकारी नहीं है, एक बात को समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया कि हर ग्रह पूरी तरह से कष्टकारी नहीं होता। हर भाव, हर कोई चीज़, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ पूरी तरह से कष्टकारी नहीं होती। उसके कष्ट की कोई ना कोई अवधि होती है, और उसके शुभ होने की भी, सुखवान होने की भी कोई ना कोई अवधि अवश्य होती है। लेकिन मारक ग्रहों के बारे में क्या कहेंगे, मानसिक कष्ट देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं और कष्ट देते हैं मनुष्य के। अब इस कुंडली के मारक ग्रह कौन कौन से हैं, हमारे शनि और चंद्र। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा, अगर किसी कुंडली में, मैं यहाँ छोटी सी बात आपके लिए लिख देता हूँ जिससे आपको ना ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह मारक भी है प्लस कारक भी है, अगर किसी कुंडली में, किसी लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह मारक भी है और कारक भी है, तो वह कारक कहलाएगा। उसका जो मार्केश है वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह मारक होकर के भी बैठा है, कारक होकर के बैठा है, तो उसका जो मार्केश है वो खत्म हो जाएगा, वो केवल कारक कहलाएगा। ये कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ज्योतिष नियम बोलता है कि उसका जो मार्केश है, मारक जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और कारक प्रभाव उजागर रहेगा, तो वह कारक ही कहलाएगा। जैसे इस कुंडली में देखें, हमारा जो शनि है वो कारक भी है, योग कारक भी है और मारक भी है। कारक भी है, मारक भी है। तो हमारा जो शनि पैसे मार्केश जो है, मारक प्रभाव जो है, जो हमारे धन में कष्ट देने वाला था, धन भाव में कष्ट देने वाला था, वो चीज़ हमारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये भाव किसका होता है, धन का। धन में मारक है तो धन में कष्ट देगा, तो लेकिन इसका जो मार्केश है वो समाप्त हो जाएगा, तो केवल ये कारक रह जाएगा, तो यह धन में कष्ट नहीं देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूँगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बिना लिखाए, बिना
कहते हैं ना कि दृष्टांत लिखाए, बिना ज़्यादा लिखाए, बिल्कुल क्लियरिटी में समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा। कौन सा ग्रह बनेगा इस कुंडली के अनुसार, मारक ग्रह क्या होते हैं ये मैंने ये समझा दिया, मारक कारक मिलेंगे तो कारक बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बिल्कुल शॉर्टली मैंने आपको बताया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करूँगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नोट करिए। अब नोट करने के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करूँगा कि आप सबने ये नोट कर लिया होगा। अगर बच्चों नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, जिससे आपको ना आगे की चीज़ें मतलब चीज़ों का ना रिवीजन हो जाएगा। दोबारा रिवीजन होगा तो हमें और अच्छी से और बारीकी से समझ में भी आ जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, मारक ग्रह हमने समझा दिया। अब 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कौन कौन सी? योग कारक ग्रह कौन से होते हैं जो हमारे केंद्र त्रिकोण में आते हैं, और कारक ग्रह कौन से होते हैं जो हमारे त्रिकोण में आते हैं, और मारक ग्रह कौन से होते हैं जो दूसरे भाव और सप्तम भाव में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। वो चर्चा क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, अब चौथा जो नाम है वो बाधक ग्रह का आता है। क्या आता है? बाधक ग्रह का। लेकिन उस बाधक ग्रह को समझने से पहले हम छोटी सी एक और चीज़ बात कर लेंगे, जिसका नाम है प्रबल मारक। क्या नाम है? प्रबल मारक। वो और चीज़ समझिएगा। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रबल मारक। ये मारक से भी खतरनाक होता है। जो ये प्रबल मारक होता है ना, ये मारक से भी खतरनाक होता है, और ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। मृत्यु के समान कष्ट देता है ये प्रबल मारक जो होता है किसी की कुंडली में। अब वो कैसे निकालते हैं वो गणना मैं आपको आज बता दूंगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। वो छोटी सी चीज़ क्या है कि बाय चांस मानिए किसी की कुंडली में प्रबल मारक, किसी की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह की अगर महादशा चल रही हो, प्रबल मारक ग्रह जो हम निकालेंगे, बताएंगे कैसे निकालेंगे वो बताएंगे हम आपको। प्रबल मारक ग्रह की अगर बाय चांस महादशा चल रही है, उसके साथ मारक ग्रह की अगर अंतरदशा चल रही हो, उसके साथ मारक ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, या फिर मारक ग्रह की हमारी महादशा चल रही हो, महादशा, और उसके साथ प्रबल मारक की अंतरदशा चल रही हो, प्रबल मारक की अंतरदशा चल रही हो, इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो, तो वो बात को समझिएगा। इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो, अगर ये हो रहा है तो उस मनुष्य को भगवान ही बचाए। क्या बचाए? भगवान ही बचाए। उस मनुष्य के ऊपर इतना कष्ट होगा जो शायद वो सहन ना कर पाए। मृत्यु तुल्य कष्ट देता है ये। प्रबल मारक में मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो मनुष्य की मृत्यु भी निकट आती है। अब ये कब देखा जाता है? जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं। असल चीज़ तो कुंडली के विवेचन के बाद ही पता चलता है, ऐसा नहीं है दशा चल रही है तो भगवान ही बचाने का मतलब क्या है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कष्ट चलता है प्रबल मारक और मारक को देख करके। अब उस प्रबल मारक और मारक ग्रहों की दशा और महादशा को देख करके फिर हम कुंडली के अंदर उनकी बल को देखते हैं, उन पर पड़ने वाली दृष्टियों को देखते हैं, उनके अंदर के तत्वों को देखते हैं, उनके स्वभावों को देखते हैं। फिर उस स्वभाव के अनुसार उपाय निकाला जाता है, फिर मनुष्य उस उपाय को करता है, तब जाके वो सही होता है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया जाता है, नहीं तो फिर भगवान ही बचाए ऐसे प्राणियों को। और इसका मतलब है वो बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में है।
पीड़ा को सहन तो कर लेगा लेकिन अत्यंत पीड़ा में हो जाएगा अगर मारक महादशा, मारक ग्रह की महादशा में प्रबल मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूँगा। तो चलिए अब हम प्रबल मारक ग्रह की बात करते हैं कि प्रबल मारक ग्रह को कैसे निकाला जाता है। प्रबल मारक ग्रह को निकालने के लिए जो ज्योतिष आचार्य होते हैं, उन आचार्यों की जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं में कुछ ना कुछ बदलाव है। बात को समझिएगा। जैसे ज्योतिष आचार्य प्रबल मारक को निकालने की जो चर्चा बताते हैं, उन चर्चाओं में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होता है। वो बदलाव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से ज्योतिष आचार्य इस बात को बोलते हैं कि प्रबल मारक के लिए दूसरा भाव, बात को समझिएगा, दूसरा भाव और छठवां भाव, नहीं एक मिनट, तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। कुछ ज्योतिष आचार्य इसमें 7वां भाव और ले लेते हैं। कुछ आचार्य इस बात को बोलते हैं कि केंद्र और मूल त्रिकोण को छोड़ करके, क्या बोलते हैं कि केंद्र और मूल त्रिकोण, केंद्र और मूल त्रिकोण को छोड़ करके जितने भी भाव बचते हैं वो हमारे प्रबल मारक ग्रहों में आते हैं। क्या आते हैं? प्रबल मारक ग्रहों के अंदर वे भाव आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूँगा। मैंने आपको क्या बताया कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। कुछ ज्योतिष आचार्य इसमें 7वां भाव और ले लेते हैं। कौन सा? 7वां भाव। कुछ ज्योतिष आचार्य इसमें 7वां भाव और अंकित कर लेते हैं, जो प्रबल मारकों में गिना जाता है। अब हम बात करें तो जो सेकंड भाव का, अब इसमें प्रक्रियाएं क्या देखी जाती है उस बात को समझिएगा। इन भावों के स्वामी हमारे प्रबल मारक में गिने जाते हैं। वो कैसे गिने जाते हैं उन चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, कि जो सेकंड भाव होता है, थर्ड भाव होता है यानी कि तीसरा, और छठवां भाव जो होता है, आठवां भाव जो होता है, 11वां भाव जो होता है और 12वां भाव जो होता है। मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझ आने वाली बात है, समझ में आ भी जाएगी। सेकंड भाव का स्वामी कौन है? सेकंड भाव का स्वामी है हमारा शनि, क्योंकि मकर राशि है 11वें नंबर की, मकर राशि के स्वामी शनि। थर्ड भाव में मीन राशि है 12वें नंबर, मतलब मीन राशि मतलब गुरु। सिक्स्थ भाव का स्वामी मिथुन मतलब बुध। 8th भाव में सिंह मतलब सूर्य। एकादश मतलब 11वें भाव में वृश्चिक मतलब मंगल। और द्वादश भाव में मतलब धनु मतलब गुरु। सप्तम का बहुत से आचार्य लिख लेते हैं, जैसे हम अगर चंद्र का लिख लेते हैं सप्तम का, काफ़ी आचार्यों का प्रकरण देखा जाता है इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब ये भाव हमने लिख लिए, प्रबल मारक समझाता हूँ क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। मैंने आपको बता दें कितने खतरनाक होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अब इसमें डबल संयोग देखा जाता है, जैसे हमारे गुरु डबल हैं, और बस जो हमारे गुरु डबल हैं वो हमारा गुरु क्या कहा जाएगा? प्रबल मारक कहला जाएगा, प्रबल मारक। जो ग्रह इसमें डबल आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही आए, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं,
एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो हमारे प्रबल मारक कहलाएंगे। और एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिएगा, बारीकी से समझाने वाली बात है कि अगर कोई ग्रह प्रबल मारक है, अगर कोई ग्रह प्रबल मारक है और अगर वही ग्रह जिस राशि का स्वामी अगर प्रबल मारक है और अगर उसी राशि का स्वामी हमारा क्या कारक है, उसी राशि का स्वामी अगर हमारा कारक है तो वह कारक ही कहलाएगा। उसका जो प्रबल मारक वाला जो संयोग है वो खत्म हो जाएगा, वह कारक ग्रह कहलाएगा। कारक अच्छा होता है तो वह कारक ही कहलाएगा। तो ये चीज़ को अभी आप नोट मत करिए, इस चीज़ को अभी आप छोड़ दीजिए। जैसे हम एडवांस पर चलेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि जो हमारा संयोग है वो क्यों बनाया जाता है। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ी जो बाकी चर्चा है वो हम करेंगे। मैंने आपको प्रबल मारक समझा दिया कि दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां, 11वां और 12वें भाव के जो स्वामी हैं उनको ले लिया जाता है। उसके बाद जो डबल स्वामी बनते हैं वो हमारे प्रबल मारक कहलाते हैं। और जो प्रबल मारक हमारा अगर कारक बन जाता है तो हमारा वह कारक ही कहलाएगा, और जो सिंगल हो जाएंगे वो हमारे मारक नहीं कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करूँगा। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं। ये पहले आप नोट कर लीजिए। प्रबल मारक मैंने आपको बता दिया है, फिर हम आगे की बातें करेंगे। सब चीज़ बारीकी से समझ में आ तो रही होंगी ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। सब चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्रिया को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से लिखा रहा हूँ। कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई चीज़ों वाली बात नहीं है। जैसा बता दिया है, जैसे घर आते हैं वो प्रबल मारक कहलाएंगे, डबल आएंगे वो प्रबल मारक कहलाते हैं। प्रबल मारक के साथ मारक के अंदर दशा चल जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब भगवान ही बचाए। मारक की महादशा में प्रबल मारक के अंदर दशा चल जाए तो अत्यधिक पीड़ा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बाधा उसके जीवन में आ जाती है, परेशानी उसके जीवन में आ जाती है। प्रबल मारक के ग्रह, जो ग्रह प्रबल मारक है, अगर वही ग्रह मारक बन जाता है, अगर कोई ग्रह प्रबल मारक है और वही ग्रह कारक है, प्रबल मारक है, कारक है, तो वह कारक ही कहलाएगा। मतलब किसी ग्रह का जो स्वामी है वो हमारा, जैसे अगर हम एक और चीज़ देखें, अब हम क्या देखेंगे इसमें, कोई इस कुंडली में देखने के लिए तो नहीं है। जैसे हम प्रबल मारक की बात करें, गुरु हमारा प्रबल मारक है और बाय चांस मानिए गुरु जो प्रबल मारक है वो गुरु अगर मूल त्रिकोण में आ जाता, किस में आ जाता, मूल त्रिकोण में, यहाँ पर अगर 9 आ जाती कैसे भी करके, प्रबल मारक और मारक भी बन जाता तो हमारा क्या कहलाता, वो केवल कारक ही कहलाता। मतलब प्रबल मारक और कारक भी बन जाता तो हमारा केवल वह कारक ही कहलाता। चाहे इसमें योग कारक भी आ जाए तो भी कष्ट नहीं होता, चाहे इसमें योग कारक भी आ जाए वो भी योग कारक कहलाए। यानी अच्छे के साथ बुरा मिलेगा तो अच्छा ही बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करूँगा। चलिए हम आगे की बातें करते हैं। ये आप नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। अब एक और चर्चा है, उसके बाद सारी क्रियाओं को पूर्ण करेंगे। हर चीज़ में बारीकी से और क्रम से समझाता हुआ जा रहा हूं तो आपको समझने में आशा करूंगा कि दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, बाधक ग्रह। डाल लीजिए। अब ये बाधक ग्रह क्या होते हैं, ये बात को समझिएगा। जो बाधक ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं, अड़चनें पैदा करते हैं, किसी काम को बनने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हमने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के हमने कुंडली दिखाई अपनी, किसी कुंडली विशेषज्ञ के पास जाकर के हमने उसके पास जाकर के कुंडली दिखाई कि आचार्य जी हमारी कुंडली देख दीजिए। उसने हमारी कुंडली देख करके बताया कि आपका काम बन जाएगा, ये उपाय कर लीजिए। और हमने क्या देखा कि हमारा काम बन गया। आचार्य ने कुंडली का विश्लेषण किया, विवेचन किया, बताया, समझाया, उसके बाद उसने काम बताया, वो काम हमारा बन गया। अब काम बनने के बाद क्या देखा जा रहा है, उस काम के बीच में या काम के ख़त्म होने से पहले कोई ना कोई बाधा आ गई, कोई ना कोई अड़चन आ गई। अब उस बाधा को कैसे देखा जाए, ना तो कुंडली का विवेचन समझ में आ रहा है कि कुंडली में महादशा भी देख ली, अंतरदशा भी देख ली, सब कुछ देख लिया।
लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि महादशा भी सही है, अंतरदशा भी सही है, ग्रहों की युति भी सही बन पा रही है, ग्रहों की दृष्टियां भी सही हैं, ग्रहों की ऊंच नीच दृष्टि भी सही है, अंश भी सही है, सब कुछ सही है, राशियां भी सही हैं, लेकिन फिर भी बाधा आ रही है, फिर भी अड़चनें आ रही हैं। उन अड़चनों को बोलते हैं बाधक। मतलब क्या कि चीज़ों के बीच में रोक लगा देना, वो काम हमारे बाधक ग्रहों का होता है। किनका होता है? बाधक ग्रहों का। इनका अपना बल होता है। और जो योग कारक, कारक, मारक, प्रबल मारक, उसके बाद जो बाधक ग्रह होते हैं, ये सबसे खतरनाक ये होता है। क्यों? क्योंकि ये तुर तुर के मनुष्य को मारता है, धीरे धीरे करके मनुष्य को मारता है। ये बात आपको समझ में आई है? तो हम आगे की बातें करते हैं। अब बाधक ग्रह कैसे निकालते हैं कुंडली के विवेचन से, कुंडली के एनालाइज करने पर कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जैसे हमने अपने सामने ये कुंडली बना दी। आपने एक चीज़ के बारे में पहले सुना होगा, मैंने आपको बताया है। जिनको नहीं बताया है वो पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उनको पहले देख करके आइए, उसी के बाद इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने आपको राशियों के प्रकार बताए थे। राशियों की प्रकृतियों में मैंने उनके प्रकार लिखे थे। क्या? कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव। बिल्कुल शांति से और बिल्कुल बारीकी से समझना इस चीज़ को। बाधक ग्रहों को बिल्कुल शांति से और बारीकी से समझना, और समझ में आएगा कब? जब शांति से और क्रिया से समझोगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाधक ग्रहों की। अब चर राशि कौन सी होती है आपको पता है कि पहली मेष राशि, 1 नंबर डाल देता हूं मैं, मेष राशि। वृष राशि स्थिर होती है। कर्क, मिथुन राशि द्विस्वभाव होती है। सॉरी, मेष, वृष, मिथुन राशि द्विस्वभाव होती है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 3 राशियों का प्रक्रम बनाया जाता है। मतलब पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं राशि चर होती है, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं राशि स्थिर होती है, तीसरी, छठी, 9वीं, 12वीं राशि द्विस्वभाव होती है। ऐसे नहीं है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब क्या क्रम 3 का बना लिया है। इनसे चर, स्थिर, द्विस्वभाव हमारे समझ में आ जाएगा। अगर किसी को चर, स्थिर, द्विस्वभाव का मतलब नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियोज़ को देख के आइए, जिससे क्या है कि वो चर, स्थिर, द्विस्वभाव का मतलब मैंने पिछली वीडियोज़ में समझाया है कि कौन सी राशि क्या होती है। उस चीज़ को देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो चर राशियां होती हैं, बाधक ग्रह कैसे निकालते हैं वो बात को समझिएगा। कि जो चर राशियां होती हैं, अगर वो राशियां लग्न में बैठी हैं, चर राशि 1 4 7 10 में से कोई भी राशि हमारी लग्न में बैठी है, तो उस राशि से 11वां भाव, कौन सा? उस जगह से, लग्न यही होगा। क्या होगा? लग्न। लग्न मतलब पहला भाव। लग्न मतलब यही होगा। लग्न कह लो, पहला भाव कह लो, एक ही बात है। लग्न कह लो चाहे पहला भाव कह लो, एक ही बात है। तो बात को समझिएगा कि अगर कोई राशि, चर राशि 1 4 7 और 10 में से हमारी लग्न में बैठी है, जैसे 10वीं मतलब चर राशि हमारी लग्न में बैठी है, तो उस लग्न भाव से लेकर के 11वां भाव हमारा क्या कहलाएगा? 11वां भाव मतलब स्थान हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा बाधक। 11वें भाव का जो स्वामी होगा वो हमारा बाधक ग्रह कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करूंगा कि अगर चर राशियां हमारी लग्न में बैठी हैं, लग्नेश हैं, लग्न में बैठी हैं हमारी चर राशियां, तो लग्न राशि से 11वां जो घर है, 11वां जो भाव है वो हमारा बाधक ग्रह कहलाएगा। 11वें भाव का जो स्वामी है, मतलब क्या कि चर राशि 10वीं हमारी चर राशि होगी और इससे 11वां भाव ये हो गया। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो हमारा मंगल क्या कहलाएगा? बाधक ग्रह कहलाएगा, हमारे कार्यों में बाधा पैदा करने वाला होगा। ये बात आपको समझ में आई? दूसरी समझाते हैं। अगर लग्न में स्थिर राशियां बैठी हैं,
2, 5, 8 और 11 में से अगर लग्न में बैठी है तो हमारी लग्न भाव से नवां भाव हमारा बाधक कहलाएगा। नवां भाव हमारा बाधक कहलाएगा, बाधक ग्रह कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई है कि अगर स्थिर भाव, स्थिर राशियां हमारी 2, 5, 8 और 11 अगर हमारी लग्नेश हैं, लग्न भाव में बैठी हैं, तो उस लग्न भाव से नौवां जो भाव है वो, अगर नौवां जो भाव है उस भाव का जो स्वामी है, मतलब क्या, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। तो बुध हमारा बाधक कहलाएगा अगर हमारी स्थिर राशियां लग्न में बैठी हैं तो। तीसरी बात करते हैं द्विस्वभाव। अगर हमारी द्विस्वभाव राशि लग्न में बैठी है, 3, 6, 9 और 12 में से कोई राशि अगर हमारी लग्न में बैठी है तो क्या बैठी है? लग्न में बैठी है। 3, 6, 9 और 12 ये इन राशियों में से कोई भी राशि अगर हमारी लग्न में बैठी है तो उस राशि, मतलब लग्न से लेकर के सप्तम भाव यानी 7वां जो भाव है हमारा, वो हमारा बाधक ग्रह कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा कि द्विस्वभाव जो राशि होती है, 2 स्वभावों वाली जो राशि होती है, अगर उन राशियों में से कोई भी राशि लग्न में बैठी है तो 7वां भाव, अगर स्थिर राशि है तो 9वां भाव, अगर चर राशि है तो 11वां भाव का स्वामी हमारा बाधक कहलाएगा। इसमें कोई याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। याद कैसे करोगे कि चर का 11 समझिए, 11 में से 2 घटा दीजिए स्थिर के लिए, 9वां हो जाएगा। 9 में से फिर 2 घटा दीजिए द्विस्वभाव के लिए, तो हमारा 7वां भाव हमारा बाधक बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। बाधक ग्रह कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बाधक ग्रह की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ये किस लिए कष्टकारी होता है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। पहले इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बाधक ग्रहों के बारे में और बता देता हूँ, वो क्या है वो मेरी बात को समझिएगा। कि जो बाधक ग्रह होते हैं, बाधक ग्रह, बात को बिल्कुल बारीकी से और शांति से समझिएगा। अगर किसी की कुंडली में, किसी प्राणी की कुंडली में या किसी के जीवन में बाधक ग्रहों की महादशा चल रही हो, बात को समझिएगा, बाधक ग्रहों की महादशा चल रही हो और उसके साथ त्रिक स्थान की अंतर्दशा चल रही हो। कौन से स्थान की? त्रिक स्थान की अंतर्दशा चल रही हो, उस प्राणी का जीवन जो है वो बड़ा ही भयानक होगा। भयानक का मतलब कष्टकारी होगा। बड़ा ही कष्टकारी होगा और उस प्राणी को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका जीवन सुगम बन सकेगा, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन के लिए कष्ट हैं। अगर बाधक ग्रहों की महादशा के साथ त्रिक स्थान, आपको पता है त्रिक स्थान कौन सा होता है? मैं नहीं बताऊंगा, बताइए कुंडली में त्रिक स्थान कौन सा होता है? त्रिक स्थान होता है, चलो बता देते हैं, आप तो बड़े याद करने वाले हो। 3रा भाव, 6वां भाव और, सही है, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां जो भाव होता है वो हमारा त्रिक स्थान, त्रिक भाव कहा जाता है। कौन सा? 6वां, 8वां और 12वां क्या कहला जाता है? त्रिक स्थान कहा जाता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बाधक ग्रहों की महादशा के साथ त्रिक स्थान की अंतर्दशा चल रही हो तो वह बड़ा ही भयानक और कष्टकारी होता है। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, उसके बाद हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। बाधक ग्रहों के बारे में थोड़ी सी चर्चा और जानने योग्य है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जिससे क्या है कि इन चीज़ों के बारे में समझ में बारीकी से आ जाएगा। चलिए अब आगे की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं बाधक स्थानों के बारे में। चलिए बाधक भाव के बारे में एक छोटी सी बात और आती है, छोटा सा नियम आता है, वो अभी बेसिक में सिखाना ज़रूरी है। जैसे हम एडवांस की ओर बढ़ते हुए चलेंगे ना, उसमें और ज़्यादा यौगिक होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ सिखाना ज़रूरी है कि अगर कोई ग्रह बाधक है, बात को समझिएगा, अगर कोई ग्रह बाधक है, उस ग्रह को से लेकर के, मतलब अगर किसी राशि का स्वामी बाधक है, जैसे अगर हम इसका मान लें कि चर राशि जो है 10वीं राशि हमारी यहाँ पर लग्न में बैठी है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये बाधक कहलाएगा। बाधक क्या है, आठवां मतलब मंगल। या इस जो मतलब कुंडली का बाधक ग्रह कौन सा है, बाधा पैदा करने वाला इस कुंडली में ग्रह कौन सा है, वो है मंगल, क्योंकि 8वीं राशि मंगल की होती है, वृश्चिक राशि, तो इस कुंडली में बाधक क्या कहलाया जाएगा, मंगल। तो मेरी बात को समझिएगा, किसी कुंडली में अगर बाधक ग्रह बैठा है, और बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से समझिएगा, अगर किसी कुंडली में बाधक ग्रह कोई है, मान के चलिए ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल। अगर वो मंगल इसमें तो नहीं बैठा, अगर वो मंगल इसमें ना बैठा हो, सूर्य बैठा, कोई भी बैठ जाए, अगर वो मंगल जो इसका स्वामी है, वो मंगल अगर तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है, तो वो बाधक की स्थिति को बिल्कुल कम कर देता है। ये बात आपको समझानी जरूरी थी। अगर किसी ग्रह का, किसी भाव का बाधक जो है वो तीसरे, जैसे यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, इसका बाधक यहाँ पर 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8, यहाँ पर और 12 यहाँ पर। अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए तो उसकी बाधकता को बिल्कुल कम कर देता है। ये बाधक ग्रह का नियम है, ये आप नोट कर लीजिए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से और क्रम से समझाया है जो भी बातें हैं। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। बाधक ग्रह से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई उस बाधक ग्रह का स्वामी बैठ जाता है तो उस बाधकता को कम कर देता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बेसिक है बाधकों का, मारकों का, सबका बेसिक है, सबका बेसिक है। एडवांस मत समझिएगा, ये बेसिक है। एडवांस पर तो गणितीय चर्चा की जाएगी, फिर आप देखना कितने योग से बाधक और कारक और मारक ग्रहों के बारे में समझ में आएगा, अंशों की प्रवृत्ति में भी समझ में आएगा। इसमें कुंडली का विवेचन करना अति आवश्यक है, कुंडली का विवेचन करना जरूरी है। अगर कुंडली का विवेचन नहीं किया तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती। अब बाधक ग्रहों के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बात जानना जरूरी है। जैसे अगर किसी प्राणी को या फिर आप लोगों को अपनी कुंडली से अपने परिवार के प्रति कष्ट देखना है कि मेरे परिवार वालों को कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर ये देखना है। जैसे अगर किसी प्राणी को अपनी पत्नी के प्रति कष्ट देखना है कि मेरी जो धर्म पत्नी है उसको कष्ट कब मिलेगा, या मेरी संतान को कष्ट मिलेगा तो कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी चर्चाएं देखनी है, तो वो प्राणी अपनी ही लग्न कुंडली से उसके जीवन में कष्ट देख सकता है। कष्ट का मतलब बाधा, अड़चनें, परेशानियां देख सकता है अपनी ही कुंडली से। ये हमारी बाधकता का नियम बोलता है। वो कैसे देखा जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये जो भाव होता है ये हमारी पत्नी का स्थान होता है। लड़की के लिए पत्नी हो जाएगा, लड़की के लिए पति हो जाएगा, लड़की के लिए पत्नी का स्थान हो जाएगा। अगर उस प्राणी को अपनी पत्नी के स्थान में कष्ट देखना है, क्या देखना है, कष्ट, तो वो प्राणी इस पत्नी के स्थान को लग्न समझने लग जाए। क्या समझे, लग्न भाव समझे। पत्नी के प्रति देखना है तो पत्नी के स्थान को लग्न समझे। जैसे हम यहाँ पर उस प्राणी का लग्न था, लेकिन इसको लग्न समझे। अब इस लग्न में कौन सी राशि है हमारी, कर्क राशि है। लग्न में कौन सी राशि है हमारी, कर्क राशि है।
इस पत्नी के स्थान को लग्न समझे। इसमें कर्क राशि है और कर्क राशि कैसी राशि होती है? चर स्थिर दुस्वभाव में स्थित चर राशि होती है। क्या राशि होती है? चर। और चर राशि के लिए 11वां घर, अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11वां घर है, इस घर में जो वृष राशि है, वृष राशि का जो स्वामी है शुक्र, उसकी पत्नी के लिए बाधक होगा। और जब शुक्र की महादशा या फिर अंतरदशा, शुक्र की महादशा या शुक्र की अंतरदशा उस प्राणी के जब जीवन में चलेगी तो उसकी पत्नी के लिए अत्यधिक कष्टकारी होगा। उसकी पत्नी के लिए अत्यधिक कष्टकारी होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। पत्नी का समझ में आ गया आपको, और कैसे कैसे चीजें थी वो भी आपको समझ में आ गई हैं। कैसे कैसे निकालना था, बाधकता कम कैसे हो जाती वो भी आपको समझ में आ गया। बाधक निकाला कैसे जाता है वो भी आपको समझ में आ गया, मैं आशा करूंगा। अब हम जैसे एक मान के चलिए किसी को संतान पक्ष का निकालना है तो इसको लग्न समझ लो। ये संतान पक्ष होता है ना, बेटे का संतान का पक्ष होता है, इसको लग्न समझ लो। लग्न में कौन सी राशि है? हमारी वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो वृष राशि हमारी क्या होती है? हमारी स्थिर राशि होती है। वृष कौन सी राशि होती है? स्थिर। अब स्थिर राशि के प्रति क्या देखा जाता है? नवम भाव। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां भाव ये बैठेगा, मतलब 10। 10 का स्वामी होता है शनि। तो पुत्र के लिए शनि कष्टकारी होगा, बाधक होगा। और शनि की जब महादशा और अंतरदशा चलेगी उस प्राणी के जीवन में, तो वह उसके पुत्र के लिए कष्टकारी हो सकता है। हो सकता है, हर चीज 100% नहीं है, याद रखना इस बात को। वो भी शनि की महादशा अंतरदशा में शनि के अंशों को भी देखा जाएगा। ये चीज एक समझाने वाली थी बेसिक तौर पर। यही चीज बाधक ग्रहों में देखी जाती है कि बाधकता के अनुसार, बाधक ग्रहों के अनुसार अपने परिवार की, माता का स्थान है तो माता के लिए कष्ट, पिता के लिए स्थान है पिता के कष्ट को देख सकते हैं, छोटे भाई बहनों का स्थान है छोटे भाई बहनों का कष्ट, ये देख सकते हैं हम बाधकता के नियम के अनुसार। और ये प्रतीत योग भी होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करूंगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गई हो तो। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। मैंने आपको योग कारक ग्रह समझा दिए कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको कारक ग्रह समझा दिए क्या क्या होते हैं, मैंने आपको मारक ग्रह समझा दिए कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको प्रबल मारक भी समझा दिए कि कैसे कैसे निकाले जाते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बाधक ग्रह भी समझा दिए क्या क्या होते हैं, बाधक ग्रहों की दशाएं क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, बाधक ग्रहों की पीड़ा कम कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे की थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो इसको रोक करके शांति से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद चीज़ों को पूर्ण करिएगा। चलिए 2-4 चीज़ों की चर्चा और करनी है, उन चर्चे में दोबारा बना लूँगा, कोई बात नहीं। एक मुख्य चर्चा और करनी है हमें, जिससे क्या है ना, चीज़ों का समझना जरूरी है। अभी बेसिक है, बेसिक तौर पर समझाना जरूरी होता है और चीज़ों को पूर्ण करना जरूरी होता है। जैसे अब हम यहाँ पर एक मुख्य चीज़ और लिख देते हैं। चलिए अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि एक मुख्य चीज़ समझाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। चलिए, जैसे मैंने आपके सामने फिर से एक लग्न चार्ट बना दिया है, लग्न कुंडली बना दी है, जिसको मैं यहाँ पर लग्न कुंडली लिख देता हूँ। लग्न कुंडली, यहाँ पर वही मैं संख्या अंकित कर देता हूँ। आप कोई भी संख्या अंकित कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही करनी है, जो मर्जी अंकित कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया क्या? योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह। फिर मैंने आपको क्या बताया? कारक ग्रह, कारक ग्रह। फिर मैंने आपको क्या बताया? मारक ग्रह, मारक ग्रह। फिर मैंने आपको क्या बताया? प्रबल मारक ग्रह, प्रबल मारक ग्रह।
फिर मैंने आपको क्या बताया, बाधक ग्रह। ये 5 चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपको समझाई हैं। अब इन चीज़ों के प्रति एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है। जैसे पहले हम मारक और योग कारक और वो समझ लेते हैं कि योग कारक कौन सा होता है, जिसमें मूल, त्रिकोण और केंद्र आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारा योग कारक है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा और ये कहलाएगा, यानी हमारी शुक्र हमारा इसमें योग कारक कहलाएगा। एक ही तो ग्रह बनेगा। मूल त्रिकोण में हमारी कन्या, कन्या इसमें आ रही है, कन्या नहीं आ रही, केवल शुक्र आ रहा है। तो हमारा योग कारक इस कुंडली के अनुसार योग कारक हमारा शुक्र बनेगा। कारक क्या बनेंगे, 1, 2 और 3। मतलब क्या, शनि भी कारक बनेगा और हमारा ये वृष राशि का शुक्र भी कारक बनेगा और हमारा सूर्य भी कारक, हमारा बुध भी कारक बनेगा। हमारे इसमें योग कारक में ये भी तो उसमें ही आता है, मूल त्रिकोण केंद्र में तो हमारा ये शनि भी क्या बन जाएगा, योग कारक बन जाएगा। आगे समझ में, अब आगे की चर्चा करेंगे। अब हम मारक की बात करते हैं तो मारक में दूसरा और 7वां होता है, इतना आपको पता है। तो दूसरे का स्वामी है हमारा शनि, लिख देंगे, और 7वें का स्वामी है हमारा चंद्र, ये भी हम लिख देंगे। अब प्रबल मारक की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रबल मारक बन रहे थे, जो आप प्रबल मारक को भी छोड़ दीजिए, गुरु बन रहा था इस कुंडली के अनुसार। लेकिन एक और चर्चा होती है प्रबल मारक निकालने की, वो भी चर्चा में आपको, अभी प्रबल मारक को छोड़ दीजिए, बाधक की बात कर लेते हैं। तो बाधक कौन सा है इसमें, चर राशि बन रही थी हमारी 10वीं, 1, 4, 7, 10 चर राशि बन रही थी। तो चर राशि के अनुसार हमारा ये बाधक बन जाएगा। तो क्या, मंगल हमारा इसमें बाधक होगा, मंगल हमारा बाधक होगा। अब मेरी बात को समझिए, जो चीज़ समझाने वाली है उस चीज़ को समझिएगा। अब इसमें देखिए, जो हमारा शुक्र है वो हमारा योग कारक भी है और हमारा कारक भी है। यहाँ लिख लीजिएगा कि जो हमारा योग कारक है, बात को बिल्कुल ध्यान से, योग कारक है, अगर वह कारक भी हो तो हमारा क्या कहलाएगा, योग कारक कारक। जैसे शनि योग कारक भी है और कारक भी है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा समझ में। अगर हमारा योग कारक अगर कारक हो तो वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा योग कारक, योग कारक। उसकी जो कारकत्व क्षमता है वह खत्म हो जाएगी और योग कारक क्षमता उजागर रहेगी। अगर योग कारक ग्रह होता है तो हमारा योग कारक ही कहलाता है। ये पहली चीज़ समझने वाली थी, जिसको हम A नंबर डाल देते हैं, ये पहली चीज़ समझने वाली थी। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि अगर हमारा, जैसे शनि की ही बात कर लेते हैं, शनि हमारा योग कारक भी है, शनि हमारा कारक भी है, शनि हमारा मारक भी है कि नहीं है। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों से समझ में आया कि योग कारक ही बनेगा। ठीक है। अब कारक और मारक की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई ग्रह हमारा क्या मारक है, अगर कोई ग्रह हमारा मारक है और वही ग्रह हमारा कारक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो उसकी क्या होगी, मारक क्षमता खत्म हो जाएगी, वो हमारा कारक कहलाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, कारक ग्रह बोलेंगे। वो उसकी मारक क्षमता खत्म हो जाएगी, वो कारक ग्रह ही कहलाता है। चलिए, अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्या कि योग कारक से कारक मिला तो योग कारक बना, और कारक से मारक बना तो कारक बना। तो बताइए, योग कारक से मारक मिलेगा तो क्या बनेगा, बताइए। योग कारक से कारक मिला तो योग कारक बड़ा, कारक से मारक मिला तो कारक बड़ा। अब एक बात बताइए, मारक से बड़ा कारक है, कारक से बड़ा योग कारक है, तो योग कारक और मारक को जोड़ोगे तो योग कारक ही तो बनेगा। अब ये चीज़ समझना, अगर कोई ग्रह योग कारक है और वही ग्रह मारक है तो हमारा योग कारक कहलाएगा, उसकी मारक क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि योग कारक से छोटा है कारक, कारक से छोटा है मारक, और मारक से बड़ा है कारक, कारक से बड़ा है योग कारक। ऐसे ही मारक से बड़ा कारक है, इस कारक से भी बड़ा योग कारक है, तो मारक से भी दुगना बड़ा हमारा योग कारक कहलाएगा। अगर योग कारक और मारक मिलेंगे तो योग कारक ही बनेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। योग कारक मारक के अनुसार ये कुंडली का संश्लेषण है, जो ज्योतिष क्रिया के आधार पर समझाया जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यही प्रक्रिया होती है। अब हम अगली चीज़ की बात करेंगे। शनि के योग की बातें हमने कर ली हैं, प्रबल मारक, मारक के योग के आधार पर। अब मेरी एक छोटी सी मुख्य बात को समझिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मारक और बाधक की। अगर हमारा मारक और बाधक मिल जाए तो आपको पता है कि बुरा ही जीतता है, तो बाधक ही बनेगा। वैसे इसकी क्रिया अभी समझाना अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, अभी मत समझिए इस बात को, ये एडवांस में समझिएगा इन चीज़ों को। अभी थोड़ा समझाना अच्छा नहीं, ये अभी ये सुगम है, ये एडवांस के लिए सुगम माना जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो अभी ये समझ लीजिए आप, योग कारक से कारक मिलेगा तो योग कारक बनेगा, मारक से कारक मिलेगा तो कारक बनेगा, योग कारक से मारक मिलेगा तो भी योग कारक बनेगा, क्योंकि योग कारक बड़ा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब प्रबल मारक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक और निकालने की जो क्रिया विधि होती है वो क्या होती है प्रबल मारक निकालने की, वो ऐसे होता है कि जब हम योग कारक से कारक को मिलाते हैं तो अगर कोई ग्रह योग कारक बन जाता है, जैसे शनि हमारा योग कारक बनेगा और शनि हमारा और शुक्र हमारा योग कारक बन जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये इससे मिलेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। बात को समझिएगा, शुक्र से शुक्र हमारा योग कारक भी है, शुक्र हमारा कारक भी है, तो योग कारक से कारक मिला तो कारक योग कारक जीता तो हमारा योग कारक बन जाएगा, तो मारक कारक क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी। शनि योग कारक भी है, शनि कारक भी है, शनि मारक भी है, तो मारक क्षमता भी खत्म हो जाएगी, कारक क्षमता भी खत्म हो जाएगी, तो हमारा योग कारक जीतेगा तो योग कारक बनेगा। ऐसे ही क्या देखा जाएगा, हमारा बुध केवल कारक कहलाएगा। अब हमारा जो चंद्र बचा है सिंपल, वो चंद्र हमारा क्या कहलाया जाएगा, प्रबल मारक कहा जाएगा। अभी ये थोड़ा समझने वाली बात है, अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपके, जब हम पूरी तरह से गणना से अनुसार क्रिया विधि करेंगे ना, तब समझना जरूरी है। अभी इतना समझिए, प्रबल मारक कैसे निकालते वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसे निकाला जाए, पहले हम सारी गणनाओं को लिखेंगे तब हमारी समझ में आता है। तो अभी आप इतना समझिए, योग कारक और कारक में से कारक बड़ा होता है, कारक मारक में से कारक बड़ा होता है, योग कारक मारक में से योग कारक बड़ा होता है, इतना आप समझिए। बाधक भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। ये कुंडली के अनुसार बाधक योग कारक बने हैं, आप अपनी कुंडली के अनुसार योग कारक और बाधक देख सकते हैं और सारी क्रियाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को, सारी क्रियाओं को आप पूर्ण करिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, समस्त योगों को पूर्ण करिए। और आशा करूंगा कि आप प्रत्येक चीज़ को बारीकी से सीख रहे हैं और प्रत्येक कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद।